हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसमें डिस्प्यूट किन लोगों के बीच में है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कौन सा होता है, इंडस्ट्री में को लेकर के बेंगलुरु वाटर सप्लाई का केस जिसमें ट्रिपल टेस्ट किया गया, वो भी हमने देख लिया कि इंडस्ट्री की डेफिनेशन में कौन आएगा और कौन नहीं, ठीक है। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आता है या नहीं, कोई क्लब, कोई सोसाइटी, ठीक है, इसको देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट के लिए हमें इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी प्रियम्बल से इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रियम्बल में ही जस्टिस की बात की गई है। जस्टिस, तीन तरीके का जस्टिस ये हमें प्रदान कराती है: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी प्रियम्बल हमें तीन तरीके का जस्टिस, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रदान कराती है, ठीक है। रिलीजियस जस्टिस ये प्रदान नहीं करती, थोड़ा सा ध्यान रखना, रिलीजियस जस्टिस की बात नहीं करनी इसमें, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसके कुछ प्रोविज़न जैसे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसके भी कुछ प्रोविजंस, ठीक है, वो भी हमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं ये भी, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक, समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है, गरीब लोगों को सहायता, शिक्षा, एजुकेशन का राइट, ये सब हमें सोशल और इकोनॉमिकल जो जस्टिस है वो फंडामेंटल राइट्स और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इसके जो प्रोविजंस हैं वो हमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रदान करते हैं। इसी के एक लिंक के रूप में फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसी के रेफरेंस में देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये आया, और इसने जो लेबर है या एम्प्लॉय, उसको सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है, किसका, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, लेबर को
या एम्प्लॉय को सोशल जस्टिस डिलीवर करना, ठीक है, सोशल जस्टिस डिलीवर करना। ये इसके इम्पोर्टेंट लिंक के रूप में आया। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट आया 1953 में। 1953 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया, जिसके द्वारा ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट में क्या कंपनसेशन, कंपनसेशन देने की व्यवस्था की थी, ठीक है। अमेंडमेंट और ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को सोशल जस्टिस डिलीवर करने के संबंध में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था, जिसमें ले ऑफ किए जाते समय या रिट्रेंचमेंट किए जाते समय एम्प्लॉय को कंपनसेशन देने की व्यवस्था की। तो ये एक अमेंडमेंट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, ठीक है। हम इसका ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में अब इसका एक अदर ऑब्जेक्ट क्या है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के जो हेल्दी रिलेशन है, हेल्दी रिलेशन या जो उनके अच्छे रिलेशन हैं, ठीक है, इनको मेंटेन करना, मेंटेन करना, ये इसका अदर ऑब्जेक्ट है। ये इस एक्ट का अदर ऑब्जेक्ट है क्या, कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना, ठीक। ऑब्जेक्ट पर एक केस लॉ भी दीमाकुची टी एस्टेट का, उसको देखते हैं, ठीक है। केस लॉ, वर्कमैन ऑफ दीमाकुची टी एस्टेट, ठीक है, वर्सेस द मैनेजमेंट ऑफ दीमाकुची टी एस्टेट। 1958 का मामला है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया क्या, फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्ट
ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के 5 मेन ऑब्जेक्ट बताए इसमें। किसमें? वर्कमैन ऑफ दीमाकुची टी एस्टेट वर्सेस द मैनेजमेंट ऑफ दीमाकुची टी एस्टेट 1958 का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 ऑब्जेक्ट बताए। ठीक है, क्या? पहला, प्रमोशन करना। ठीक है, प्रमोशन करना, संवर्धन करना, किसका? एमिटी एंड गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। तो पहला क्या है? पहला इसका वर्कमैन ऑफ दीमाकुची टी एस्टेट में पहला ऑब्जेक्ट बताया गया कि वर्कमैन और एम्प्लॉय के बीच में मैत्रीपूर्ण और अच्छे संबंधों का संवर्धन करना, प्रमोशन करना। ठीक है जी। इसके बाद इसका दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है वो देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन करना एंड सेटलमेंट करना। इन्वेस्टिगेशन करना और सेटलमेंट करना, क्या? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, जो किसके बीच में है? बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एम्प्लॉय। और कैसे करना है? विद अ राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, with a right of representation by ट्रेड यूनियन एक्ट। ठीक है, बाय सॉरी RTU, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन या फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर और फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करना और उसमें सेटलमेंट करना। ठीक है, किसके द्वारा? रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर और फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर को राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दे करके उनको उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करके उसमें सेटलमेंट कराना। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा ऑब्जेक्ट हम देखते हैं।
वो क्या है, प्रिवेंट करना है। ठीक है। तीसरा प्रिवेंशन करना है, इसको इलीगल स्ट्राइक को और लॉकआउट को। ठीक है। तीसरा इसका ऑब्जेक्ट है प्रिवेंशन करना, रोकना इलीगल स्ट्राइक को और इलीगल लॉकआउट को। चौथा रिलीफ प्रदान करना वर्कमैन को। ठीक है। किस समय, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट। ठीक है। ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट, इनके मैटर में वर्कमैन को रिलीफ प्रदान करना। और पांचवा है कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसीडिंग को, ठीक है, इफेक्टिव बनाना। कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसकी प्रोसीडिंग को इफेक्टिव बनाना, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से दीमाकुची, वर्कमैन ऑफ दीमाकुची टी एस्टेट वर्सेस द मैनेजमेंट ऑफ दीमाकुची टी एस्टेट में 5 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 ऑब्जेक्ट बताए गए। ठीक है। पहला, प्रमोशन करना, उनके बीच में अच्छे रिलेशंस को, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। दूसरा, सेटलमेंट करना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना और सेटलमेंट करना कि इनको जो फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन है या एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर है, उनको उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करके। तीसरा, रोकना इलीगल स्ट्राइक को या लॉकआउट को। चौथा, रिलीफ प्रदान करना वर्कमैन को ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के मैटर में। और पांचवा एंड लास्ट, कलेक्टिव बार्गेनिंग की जो प्रोसीडिंग है उनको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना। ठीक है। अगर आप इसकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की प्रेम्बल देखेंगे, देखिए हर एक एक्ट की एक प्रेम्बल होती है। ठीक है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसकी भी प्रेम्बल है। प्रेम्बल में इसके 2 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट इसकी प्रेम्बल में भी बताए गए हैं। क्या? इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट। सेटलमेंट करना ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये इसकी प्रेम्बल में ही। ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की अगर आप प्रेम्बल देखेंगे बेयर एक्ट में, तो उसमें इसके 2 ऑब्जेक्ट है, इन्वेस्टिगेशन करना और सेटलमेंट करना ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सेटलमेंट और इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया।
स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या है, इसके स्पेशल फीचर्स, इस पर क्वेश्चन आया था है पूरा, इसके ऑब्जेक्ट एंड स्पेशल फीचर्स। ठीक है, तो पहला इसका स्पेशल फीचर्स है कंजाइन करना। कंजाइन करना मतलब सुपुर्द करना। ठीक है, जो डिस्प्यूट है उसको, किसको, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को जो डिस्प्यूट है उसको सुपुर्द करना, और जो उसने डिटर्मिनेशन दी है उसके डिटर्मिनेशन को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को सुपुर्द करना और उसके डिटर्मिनेशन को इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वित करना, ये इसका मुख्य विशेषता है। दूसरा, प्रोहिबिशन करना, इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट, इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट को। ठीक है, देखिए जब तक टिल देन, जब तक कोई सेटलमेंट प्रोसीडिंग ठीक है, वो किसी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में कंटिन्यू है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इतने समय के लिए उस स्ट्राइक, वहाँ पर स्ट्राइक करने को और लॉकआउट को क्या कर सकता है, उसको प्रोहिबिटेड कर सकता है। और यदि इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने ऐसा किया, उसके बावजूद भी स्ट्राइक की जाती है, लॉकआउट किया जाता है, तो ऐसी स्ट्राइक, ऐसा लॉकआउट क्या होगा, इलीगल होगा। ठीक है, और ये बात ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है तीसरा PUS, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, इसमें पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं, जो जनोपयोगी सेवाएं हैं, उसमें हमने जो स्ट्राइक है या लॉकआउट है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया है। उसमें अगर आप स्ट्राइक करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा जटिल रहेगी। ठीक है, इनमें अगर आपको स्ट्राइक करनी है तो प्री नोटिस देना होगा,
अगर प्री नोटिस दिए बिना आप इसके वायोलेशन में, ये प्री नोटिस देना क्या है, मैंडेटरी, इसके वायोलेशन में अगर आप कोई स्ट्राइक या लॉकआउट करते हैं तो वो इलीगल माना जाएगा। ठीक है, वो कैसा रहेगा, इलीगल रहेगा। तो इन जो पीयूएस है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, जन उपयोगी सेवाएं हैं, उनमें हमने स्ट्राइक को, लॉकआउट को थोड़ा कॉम्प्लेक्स रखा है, जटिल बनाया है। ठीक है, और अगर जो भी जिनको पीयूएस डिक्लेयर किया गया पहले से, वो तो है, गवर्नमेंट चाहेगी तो इमरजेंसी में, ठीक है, या पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, वो किसी इंडस्ट्री को पीयूएस में पीयूएस डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, expeditious administration of justice, एक्सपीडिशियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आपने देखा होगा जो हमारी सिविल कोर्ट हैं, ठीक है, उनमें जो प्रक्रिया है बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो किया गया है। और ये देखा जाता है कि ये कहा गया है सीपीसी के बारे में कि ये घूंगे की गति से चलती है, बहुत धीमी प्रक्रिया है। न्याय प्रदान करने, न्याय मिलने में काफ़ी लंबा समय, कई बार तो एक पीढ़ी भी निकल जाती है। ठीक है, तो ये लंबा समय लगता है इसमें। लेकिन जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसमें हमने सेटलमेंट के थ्रू, ठीक है, एक्सपीडिशियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द न्याय मिल सके। ठीक है, इसी संदर्भ में सेटलमेंट के लिए जो कंसिलिएशन ऑफिसर है, ठीक है, उसको 14 डेज का टाइम है कि 14 डेज में उसको अपना जो जजमेंट है वो देना ही देना है। ठीक है, या जो बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड को 2 मंथ्स में अपना जजमेंट देना ही देना। तो इससे क्या है, एक्सपीडिशियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, शीघ्र न्याय की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट एंड लास्ट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की व्यवस्था इसमें है। इस एक्ट ने एम्प्लॉय को सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस दोनों ही देने के लिए इंटेंसिव एफर्ट किए। ठीक है, सघन प्रयास किए हैं उसने सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देने के। इस एक्ट ने, इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने इस एक एम्प्लॉय को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देने के इंटेंसिव एफर्ट किए। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने एक बड़ा क्वेश्चन, इसके ऑब्जेक्ट एंड स्पेशल फीचर्स को हमने तैयार कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ नया टॉपिक देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।